दानिश जी, दानिश कुरैशी भाई, क्या विपक्ष के पास आज की तारीख में कोई एजेंडा, कोई मुद्दा नहीं बच गया जिस पर कि वो मोदी को चुनौती दे सके चुनाव में, इसलिए इस तरह की ओछी भाषा, गाली गलौज और धमकी का सहारा लिया जा रहा है? ये जहां तक सवाल है, पिछले साल बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि आपको हर एक सीट पर, पूरी 550 सीट जो है उस पर हर एक व्यक्ति को नीति के साथ में मैदान में उतारना पड़ेगा। अगर आप चेहरे के सामने चेहरा मुकाबला करने जाएंगे तो फिर आप उनकी राजनीति के मुकाबले में नहीं आएंगे। दूसरे नंबर की बात कि देश के जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर बात करने के बजाय कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष जो है कहीं ना कहीं उनके उस ट्रैप में हमेशा फंसता है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन्हें याद दिलाया है। देखिए चीन के मुद्दे पर इतना बड़ा मुद्दा है, मैं कहता हूँ राष्ट्रवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आराम से घेरा जा सकता है, और घेरा नहीं जा सकता, लोगों के जो जज्बात है वो सामने लाए जा सकते हैं, लेकिन आप देखिए वो उस पर बात ही नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी राजनीति जो कर रहे हैं ये आपके सामने रह गई बात कि जिस तरीके की ओछी राजनीति की बात है, मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, किसी भी पार्टी के हो कोई भी हो, लेकिन बिल्कुल साफ बात यह भी है कि अगर जिसने कांग्रेस की तरफ से जिस नेता ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं है। मैं समझता हूं कि शायद एक नेता जो है उसने किसी एक व्यक्ति विशेष को या एक नेता को, जो शायद मोदी जी वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन अगर इन्हीं तरह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात की जाए तो अलग अलग तरह पर समाज के विरुद्ध में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ, जहां प्रधानमंत्री जी रहते हैं वहां से चंद मिनटों की दूरी पर आपको याद हो तो मुसलमानों के यहाँ से ठेले से कुछ नहीं खरीदना कहने वाले मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी उनको अकेले में भी उनसे ये नहीं कहा होगा कि आप किस तरीके की बात करते हैं, लेकिन हमारे सामने नहीं आया। तो ये सारी चीजें आपके सामने, ये बात हालांकि ये बात ओवैसी जी को भी अपने भाई से करनी चाहिए, बिल्कुल कहनी चाहिए, बिल्कुल उन्होंने कहा है। ये बात ओवैसी जी को भी अपने भाई से करनी चाहिए कि भाई ये खुलेआम मंच पे खड़े होकर के ऐसे 80 और 15 वाली बात मत किया करो यार, पुलिस को चुनौती मत दिया करो, इससे अच्छी बात थोड़ी है। वो आपकी बात नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मुझे अच्छा तब लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, लेकिन आप जब बोल रहे हैं तो वाकई में वही बात आप बोल रहे हैं तो मुझे छोटी सी बात, इतनी अच्छी बात आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी बातें सब जगह होनी चाहिए, इसलिए मैंने कह दिया। बिल्कुल होनी चाहिए, एक छोटी सी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर बोल दे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। हाँ, मैं कुछ बोल सकता हूँ रंजीत जी? हाँ करण वर्मा बताइए। हाँ नहीं, दानिश साहब बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं कि भाई मुद्दों पे बात होनी चाहिए, पर इनके जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, पिछले कुछ दिनों में जरा जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, वो एक तो मुख्तार अंसारी के घर जाकर के अपना शोक प्रकट करते हैं, मुख्तार अंसारी उठाते हैं, और एक गाजा और फिलिस्तीन उठाते हैं। तो ये तो उनके मुद्दे हैं जो वो उठा रहे हैं। वो देश के कितने मुद्दे उठा रहे हैं उनकी ट्विटर लाइन ही देख लीजिएगा आप। पिछले 4 दिन में, आज का दिन छोड़कर पिछले 4 दिन में सिर्फ ये मुद्दे उठाए हुए उन्होंने। या तो एक गैंगस्टर के साथ खड़ा होना, मुख्तार अंसारी के साथ, जो कि कन्विक्टेड था 8 क्राइम्स में, या फिर गाजा फिलिस्तीन को लेकर के हिंदू मुस्लिम की टाइप की बात करना। तो आप भी भैया बताइए आप कौन से मुद्दे? दानिश कुरैशी, हाँ बहुत मौजूद सवाल है। हाँ जी, मैं जवाब दूं। देखिए सबसे पहली बात, आप एक बात समझिए कि किसी के घर पे जाने पर क्या पाबंदी लगी? अगर पाबंदी लगी होती तो कोई नहीं जा पाता। रह गई बात कि अगर आरोप की बात है तो आरोप के तो हमने यहाँ ये देखे कि जिनके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट के आरोप हैं, जो एनआईए पे ये वो लगाकर छूट रहे हैं कि भाई हमारी तबीयत खराब है, और निकल के बाहर वो कह रहे हैं कि चाकू नहीं, किसी के घर जाने पर पाबंदी नहीं है दानिश कुरैशी, लेकिन एक घोषित हिस्ट्री सीटर और गैंगस्टर के घर जाने पर क्या मैसेज, कोई राजनेता क्या मैसेज देता है? क्या ये फिर से समझाने की बात होगी क्या कि आप अगर किसी गैंगस्टर के घर जाते हैं उसके और तो क्या मैसेज जाता है लोगों के बीच में? ये क्या कोई इसको समझने के लिए कोई पॉलिटिकल साइंस का पंडित होना पड़ेगा क्या किसी को? बिल्कुल साफ तौर पे मैसेज ही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई एनआईए से आपने तबीयत का बहाना ये भाई मैसेज ही बता रहा हूं मैं कि भाई ये साफ साफ पता लगता है इससे कि आपकी हमदर्दी गैंगस्टर के साथ है, माफिया के साथ है, इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। आप बिल्डअप करेंगे तो कैसे चलेगा? अब शुक्ला जी के बदले आप ही बोल रहे हैं सारी चीजें। भाई मैं शुक्ला जी के पास जाऊंगा, आप बार बार शुक्ला जी का ध्यान रख रहे हैं, ऐसा इतना शुक्ला जी इतना ये बहुत कम होता है ऐसा कि विपक्ष के लोग जो सत्ता पक्ष के लोगों को इस तरीके से याद करें कि भाई उनको कम मौका मिल रहा है, उनको बोलना चाहिए। इसी बात पे शुक्ला जी भी अपनी बात कर ही देंगे, ठीक है? प्रेम शुक्ला जी। जी शुक्ला जी बोलिए। जी रंजीत जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम का अंतर आप समझिए।
हाँ नहीं, सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए और जरा सोचिए कि आप कैसे जो है कुतर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी इसी चैनल पर करने पर नूपुर शर्मा जी को तो पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। अब सुन लीजिए, नूपुर शर्मा जी को सस्पेंड कर दिया, मेरी कलीग थी वो, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन भाग्य लक्ष्मी को गालियां देने पर, हिंदुओं को 15 मिनट निपटा देने पर, अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग करने की हिम्मत कर दीजिए। सिर्फ भाग्य लक्ष्मी जो हम लोग की आराध्य है, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बात करने पर टिप्पणी हो गई, मुकदमा हो गया, कार्रवाई हो गई। लेकिन भाग्य लक्ष्मी हमारी आराध्य है, उनके खिलाफ टिप्पणी करने का कुत्सित कुकर्म आपके असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया। दूसरा, अभी आप साध्वी प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा भी अभियुक्त है, कन्विक्ट नहीं हुई है, फिर भी उनको एनआईए जो है कोर्ट उनको अलाउ भी नहीं करे बीमारी पर। लेकिन मुख्तार अंसारी जो सजा याफ्ता अपराधी है, जिसके अपराध प्रूव हो गए हैं, 8 मामलों में कन्विक्ट है, उसके यहां आपके असदुद्दीन ओवैसी जाए, सांप्रदायिकता का विकृत प्रदर्शन करे, लेकिन आपके लिए आदर्श है। तो आप किस तरह से विकृत मानसिकता के व्यक्ति हैं, ये तो स्वयं सिद्ध कर दे रहे हैं रंजीत कुमार जी के शो पर ही, कि असदुद्दीन ओवैसी जो स्वयं कुतुब शाही मस्जिद का सौदा कर लेते हैं, कुतुब शाही मस्जिद हैदराबाद की बेचकर सौदा कर लेते हैं, और सड़ी हुई बाबरी के लिए रोज जो है हुंकार भरते हैं। तो जो आदमी मस्जिद बेच के खा जाए, कुतुब शाही मस्जिद बेच के खा जाए, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो जरा एक शब्द बोल के दिखाइए, कुतुब शाही मस्जिद बेच के खा गए, ये फैक्ट है सबके सामने। और तेलंगाना की विधानसभा के जो है बनने में वहां की मस्जिद साफ करा दी। अरे काहे चिल्लाने लगे भाई, मैंने असदुद्दीन ओवैसी के बापों की सिर्फ 2 सूची पढ़ी थी, तो आप इतना जल्दी भाषा को लेकर सारा झगड़ा भाषा को लेकर ही तो है। हम जरा कुछ और सवालों के जवाब ले लें इस बीच में, जरा ये जरूरी है कि लोगों की राय भी इसमें शामिल होती रहे। जरा चौथा सवाल का जवाब बताइए कि लोग क्या कह रहे हैं। विपक्ष की गाली अकेला मोदी सब पर भारी को सही साबित कर रहा है क्या? करीब 98% लोग मानते हैं कि हाँ, मोदी के सामने सारे फीके हैं, और 1.2% लोग कह रहे हैं कि नहीं, विपक्ष पूरी ताकत से लड़ रहा है। ये जरा देखिए कि विपक्ष की ताकत या विपक्ष की मेहनत, दोनों को क्रेडिट देने वाले लोगों की संख्या कितनी कम है, इसी से अंदाजा लगाइए। क्या इस बार भी गाली और धमकी कांग्रेस के लिए बड़ी भूल साबित होने वाली है? हाँ, बड़ी कीमत चुकानी होगी, ऐसा मानने वाले लोग करीब 83% हैं, और कांग्रेस गलतियों से सबक नहीं सीखती, ऐसा कहने वाले लोग 15% हैं। सिर्फ 1.5% लोग कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा। चंद्रमोहन जी, सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अपनी गलतियों से भी सबक नहीं सीखती क्या? 2007 से 2022 तक ऐसे 5 मौके आए हैं जब आपने मोदी को गालियां दी और हर बार मुंह की खाई है। कब सीखेंगे साहब? देखिए, आप चिंता भी करते हैं कांग्रेस की, करनी पड़ती है, विपक्ष है भाई सबसे। और आप चाटुक, आप बड़े आराम से मीठी चाटुकारिता भाजपा के प्रति कर देते हैं। पूरी डिबेट खत्म होने आ गई। रंजीत जी ने मेरी वाली बात है, रंजीत जी ने एक प्रश्न नहीं पूछा कि संसद के अंदर एक चुना हुआ सांसद, एक चुने हुए सांसद को, भाई मैंने जो कहा अगर वो फैक्चुअली गलत है, अगर वो बात अगर सही नहीं हो, मैंने कोई गलत बात कही हो तो आप मुझे बता दें, वरना आप आरोप लगा के, मुझ पर आरोप लगा के क्या हासिल कर लेंगे? आपने प्रश्न नहीं पूछा, आपने ये नहीं पूछा कि एक चुना हुआ सांसद सरेआम महिलाओं के साथ अभद्रता करता रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आपका प्यार ही कांग्रेस के प्रति इतना है। अब आप अगली बार से आइएगा तो सवाल भी लेकर आइएगा मेरे लिए कि रंजीत जी आज आप मुझसे ये सवाल पूछिएगा, मैं सिर्फ इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा। मैंने अपनी पहली डिबेट में कहा था कि जब आप बात करोगे तो विवाद सहना पड़ेगा, जब आप प्रश्न करोगे तो उसका हल मिलेगा। आप वाद पे विवाद पैदा करते हो क्योंकि आपका पूरा तीक्ष्ण हमला कांग्रेस के प्रति रहता है, जबकि आपने एक शब्द नहीं इस्तेमाल करा। ये भी आपकी चाल तो नहीं है रंजीत जी? मुस्लिम समाज के प्रति केवल अब आप में से 2 प्रवक्ता बोलेंगे कि देखो कांग्रेस का आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चंद्रमोहन जी कह सकते हैं कि साजिश की। आप कहिए कि देश के अंदर 145 करोड़ जनमानस में मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है। आप बोलिए, रंजीत जी बोलेंगे। मैं कह रहा हूं कि अब आप ये कहिए कि अब अगली बार से आप ये भी कहिएगा कि आपकी पार्टी के नेता तो प्रचार कर नहीं रहे हैं, तो रंजीत जी आप ही हमारा मैनिफेस्टो और हमारा प्रचार आप ही कर दिया करो अपने प्रोग्राम में। ये भी काम हमसे ही करवा लो। सवाल तो आप लेके आओगे,
आप प्रचार भी ना करो, आप रैलियां भी ना करो, आप लोगों के पास जाओ भी ना, एजेंडा भी ना बताओ, और सारा आरोप हम पर मर दो कि भाई हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि ये एंकर्स जो हैं वो हमारे साथ नहीं है। ये जो मणिपुर पे चर्चा नहीं करते, इस तरह की बातों से कोई समस्या हल नहीं होने वाली कांग्रेस की। आपको ये बात समझना होगा चंद्रमोहन जी। समय कम है, आप सब लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।